यहाँ जो आज में अभ्यास के लिए प्रश्न करेंगे हम, उसमें कुछ प्रश्न वो हैं जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं। तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे पहचानें कि वो प्रश्न किस पाठ पर आधारित है, उसमें क्या पूछा गया है, और यदि एक से अधिक पाठों को मिक्स करके प्रश्न बनाया गया है तो भी हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखें हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्लाइड्स जरा दिखाएं बच्चों को। प्रश्न है, निम्न यौगिकों में से कौन कौन कैनिज़ेरो अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, और 4 इसमें क ख ग घ चॉइस दी गई है। देखें चारों एल्डिहाइड हैं, चारों एल्डिहाइड हैं। तो हम याद करें कि कैनिज़ेरो अभिक्रिया क्या है, एल्डिहाइड होते हैं। कैनिज़ेरो अभिक्रिया कौन दर्शाता है, एल्डिहाइड दर्शाता है। और यहाँ 4 अलग अलग एल्डिहाइड दिए हैं, तो हम कैनिज़ेरो अभिक्रिया याद करने की कोशिश करें कि कौन सा एल्डिहाइड होता है जो कैनिज़ेरो अभिक्रिया दर्शाता है, जिसके पास अल्फा कार्बन अनुपस्थित हो। तो ये चारों में हम देखें क ख ग घ में क्या है, क में क्या नाम है, प्रोपेनल, है ना। अभी IUPAC नाम भी करते चले, यदि IUPAC नाम से संबंधित प्रश्न आ जाए कि निम्न यौगिकों का IUPAC नाम क्या होगा, तो जब प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है तो सिंगल नहीं आता है, कॉम्बिनेशन बना दिया। अब इसमें भी एक की जगह 2 का मिक्सचर बना दिया, है ना। उत्तर जो हैं वो नीचे ABCD हैं। तो आपके पास क है प्रोपेनल, ख क्या है, ख क्या है, IUPAC नाम क्या होगा। 1 कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन है ना, 2 कार्बन तो है ही नहीं। तो क्या होगा, डाइक्लोरो एथेनल, 2 कार्बन है, एथेनल। ठीक है, उसके बाद ग है आपका क्या है, इसमें एक कार्बन और होना चाहिए था, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। CH3 ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसके बाद एक कार्बन और आएगा और फिर CHO, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल, क्योंकि एक कार्बन और बोला बीच में मैंने, है ना। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल, एक कार्बन यहाँ से गलती से रह गया है। एक तो एल्डिहाइड का कार्बन आएगा और एक अगला कार्बन आएगा जिस पर 3 मेथिल समूह जुड़े हैं, और उसके बाद बेंजल्डिहाइड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ग और घ वाले जो एल्डिहाइड हैं उसमें जो कार्बन का, एल्डिहाइड का कार्बन है, उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दोनों कैनिज़ेरो अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे। तो उत्तर हो गया बी, उत्तर हो गया बी ऑप्शन। ए में उसने, हाँ ये दर्शाएंगे, तो दर्शाना ही पूछा है। अभी प्रश्न में क्या पूछा है, कौन कौन कैनिज़ेरो अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन दर्शाते हैं, जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता। तो उत्तर हो गया बी। उत्तर में हमें देखिए कॉम्बिनेशन दिया है, इसीलिए वहां कंफ्यूजन की बात होती है कि क्या है कंफ्यूजन, है ना। क सभी दर्शाएंगे या कौन से 2 दर्शाएंगे। जब हम समय की कमी होती है प्रतियोगी परीक्षा में, तो समय की कमी में हमारा दिमाग थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने में गलती होने की संभावना रहती है, तो इसलिए उस समय उसको वहाँ पर पहले ऊपर देख लें और फिर उसके बाद नीचे का कॉम्बिनेशन देखें। आपका विवेक क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, और वो कॉम्बिनेशन नीचे है या नहीं है। नहीं तो हम उत्तर देख के देखेंगे कि ये उत्तर में से सही है या गलत है, तो कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड है और डबल बॉन्ड भी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करें तो निम्न यौगिक प्राप्त होता है। बताएं उत्तर क्या होगा। कुछ सी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। जो बी कह रहे हैं वो बी क्यों कह रहे हैं, अब हमें ये याद होना चाहिए अपचयन। हाँ बताइए कारण। मार्कोनी नियम के अनुसार वो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ अपचयन है तो अपचयन में तो हाइड्रोजन ही जुड़ना है,
तो मार्कोनी-कर्व का नियम तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो उत्पाद दिया गया है वो कैसे दिया गया है। ए उत्पाद में हाइड्रोजनीकरण, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो अपचयन हो रहा है वो अपचयन की परिभाषा क्या है कि या तो ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो यहाँ अपचयन कौन सा है, हाइड्रोजनीकरण, और वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर भी जुड़ सकता है और एल्डिहाइड के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर भी जुड़ सकता है। तो पहला ए ऑप्शन वो है जिसमें डबल बॉन्ड का भी अपचयन हो गया है और एल्डिहाइड का भी हो गया है। बी में डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं हुआ है, केवल एल्डिहाइड का हुआ है। और सी में नहीं, सी में डबल बॉन्ड का हुआ है, एल्डिहाइड वैसे का वैसा है, CHO। देखिए सी उत्तर जो है, सी में क्या है, मैम CHO वो भी होता है, एल्डिहाइड है ना। CHO क्या है, CHO एल्डिहाइड समूह है। ऊपर आपका अभिकारक क्या है, लिथियम एल्युमिनियम, उसके साथ क्या है, प्रोपीनेल, ईन। प्रोपेनेल होता अगर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या होता, प्रोपेनेल, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया नाम, प्रोपीनल, प्रोपीन और उसमें एल लगा दें, प्रोपीनेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर उत्तर है बी। बी क्यों है, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण करता है, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण नहीं करता है। अब ये इसीलिए ये प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि हमने ये सब एल्कीन भी पढ़ रखा है और एल्डिहाइड भी पढ़ रखा है। अगर हमने एल्डिहाइड का जब अपचयन पढ़ा था तब उस समय किसी समय मैंने यहाँ बोला होगा कि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये अपचायक जो है सेलेक्टिव रिडक्शन, आंशिक अपचयन के काम आता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन का तो अपचयन कर देता है परंतु डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण नहीं करता है। दोनों का हो जाएगा। तो आपको क्या उत्पाद चाहिए उसके अनुसार अभिकर्मक छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये उसी के ऊपर प्रश्न बना है कि जब आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर अल्कोहल देते हैं, पर साथ में ये भी पता होना चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कीन का अपचयन या हाइड्रोजनीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया बी, उत्तर हो गया बी। अब देखें यहाँ पे जो भाषा आई है, सांद्र KOH की उपस्थिति में कौन सा एल्डिहाइड स्व ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दर्शाता है ना। अब ये पढ़ने के बाद में ये समझ में आ रहा है मैडम ने पता नहीं कहाँ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, क्या है क्या नहीं है। तो एल्डिहाइड है तो पता है एल्डिहाइड वाले पार्ट से ही है ना। जब प्रश्न आता है तो पहली बात क्वेश्चन पेपर में हमें ये समझ आना चाहिए कहाँ से आया है। तो यहाँ एल्डिहाइड लिखा है तो एल्डिहाइड कीटोन में से है। स्व अपचयन ऑक्सीकरण अगर हम याद करें तो कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो। अभी हमने कैनिज़ारो का इससे पहले एक प्रश्न कर लिया है, इसलिए इसको मैं बाद में लाई हूं कि आपको जब कैनिज़ारो अभिक्रिया बोली कि वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है। उत्तर क्या हो गया, घ, क्योंकि कै, खे और गै तीनों में ही एल्डिहाइड के जो पड़ोसी कार्बन है उस पर हाइड्रोजन उपस्थित है। केवल घ में ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसमें नहीं है। क्लोरेल, इसका नाम है क्लोरेल। कौन सा एल्डिहाइड, एल, जिसमें 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों को किससे बदल दिया, क्लोरीन से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया घ, जिसमें अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए स्व ऑक्सीकरण अपचयन कौन सी अभिक्रिया है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। और कैनिज़ारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड दर्शाते हैं जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता। अब ये देखिए आगे थोड़ा सा, ये अब बड़ा प्रश्न आ गया।
एक कार्बनिक यौगिक A अमोनिया से अभिक्रिया करने पर यौगिक B देता है, जो गर्म करने पर, मतलब यौगिक B गर्म करने पर यौगिक C देता है, और C यौगिक KOH व ब्रोमीन से अभिक्रिया कर एथिल एमीन बनाता है। यौगिक A क्या है ना। अभी यहाँ थोड़ा सा प्रश्न जो है वो ट्रिकी हो गया है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें जुड़ गई हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करें? देखिए उत्तर देखें, उत्तर में सभी जगह हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब A यौगिक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और A अभिक्रिया कर रहा है किससे? अमोनिया से। तो हम याद करने की कोशिश करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से क्या अभिक्रिया होती है? कल ही पढ़ी है हमने, अगर याद करें तो कल ही पढ़ी है हमने। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? अमोनिया से अभिक्रिया करने पर यौगिक B बनता है, जो गर्म करने पर यौगिक C बनता है। और फिर आगे C की अभिक्रिया KOH व ब्रोमीन से है। तो हम ये याद करने की कोशिश करें वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें अभिकर्मक KOH और ब्रोमीन होता है, और जिसमें उत्पाद क्या बन रहा है? NH2 बन रहा है। अब देखिए थोड़ा सा वहां पर हिंट आया कि कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से अभिक्रिया करें तो एमाइड बनता है। और अब हमें याद आ जानी चाहिए रिएक्शन एमाइड से एमीन। अभी नाइट्रोजन युक्त यौगिक आप पढ़े नहीं है, शायद पढ़े हैं स्कूल में, एमीन थोड़ी पढ़े हैं अभी। हाँ, तो अभी एमीन पढ़ेंगे तो वहां पर और आगे ये आ जाएगा कि एमाइड की अभिक्रिया देखिए यहां पर अब हमें उत्तर के लिए कैसे चलेंगे? हम रिवर्स में चलेंगे, है ना। पहले हम रिएक्शन लिख लें। यहां पर देखिए रिएक्शन लिखें, R लिख लेते हैं यहां पर, RCOOH, और इसकी रिएक्शन कराई किससे? अमोनिया से। पहली रिएक्शन किससे हुई है? अमोनिया से। अब ये क्या है? A है, यौगिक A। अमोनिया से रिएक्शन कराई तो हम याद करें, हमने कल पढ़ा था RCOO, पहले क्या बनता है? पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये भी कल ही की पढ़ी हुई रिएक्शन है हमारी। तो ये हो गया B, और B को अगर गर्म कर दें तो हमने कहा था -H2O निर्जलीकरण हो जाता है, RCONH2, ठीक है, एमाइड बन गया। और इस एमाइड की रिएक्शन यदि हम KOH और ब्रोमीन से कराएं, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? एमाइड की ब्रोमीन और KOH से, तो एमीन की प्राप्ति होती है। एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। कल हमने देखा था कि एक कार्बन हमें बढ़ाना हो तो कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, और एक कार्बन कम करना हो तो कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। एमाइड से एमीन बनता है, CO निकल जाता है। अब यहां हमारे पास RNH2 है, C से क्या बन रहा है? CH3 प्रश्न में दिया गया है, CH2NH2। तो R हो गया CH3 CH2, तो A हो गया CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि जब प्रश्न आता है तो सबसे पहले कौन से पार्ट से आया है, कौन सी रिएक्शन है,
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें किसी पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा 2-3 पाठों को मिलाकर क्वेश्चन आएगा। और ये पहले प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, AIEEE की एग्जाम का प्रश्न है। स्लाइड दिखाएं वापस जरा। उत्तर हो गया डी। डी हो गया उत्तर इसका, डी हो गया आपका। अब देखिए एक और प्रश्न आ गया आगे। कार्बनिक यौगिक A और A के साथ उसका अणुसूत्र दिया गया है C8H9Br। अणुसूत्र क्या दिया है? C8H9Br। अब उत्तर देखें हम, उत्तर में एरोमेटिक हैं चारों, है ना, चारों ही एरोमेटिक हैं। और अणुसूत्र देखने से भी हमें अंदाजा लग जाना चाहिए C8 8 कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने हैं? केवल 9, तो एरोमेटिक ही होगा। एलिफेटिक होता तो C8H16 से तो ज़्यादा ही होते, है ना, CnH2n से ज़्यादा ही होते, है ना। हाइड्रोजन कम है तो एरोमेटिक होने की संभावना थी, और उत्तर में चारों ही एरोमेटिक हैं। या तो उत्तर में 2 एरोमेटिक 2 एलिफेटिक होते तो हम कंफ्यूज होते, अब उत्तर पहले ही दे रखा है एरोमेटिक है। क्या करता है ए? एल्कोहलीय AgNO3 के साथ गर्म करने पर श्वेत अवक्षेप देता है। अब ब्रोमीन लगा है तो हैलाइड है, हैलाइड है ना। अब हमने एलिफेटिक हेलो एल्केन भी पढ़े हैं और हेलो एरीन भी पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं ना। AgNO3 के साथ कौन देगा अवक्षेप, एरोमेटिक या एलिफेटिक? श्वेत अवक्षेप का मतलब क्या है, क्या बनेगा? AgBr। क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड ही बनेगा श्वेत अवक्षेप। यहाँ पे हमारे पास अभिक्रिया में क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहलीय का मतलब एथेनॉल है। और आप देखिए हमारे पास अभिक्रिया में एक हैलाइड है, AgNO3 है और अल्कोहल है, और श्वेत अवक्षेप आ रहा है। दूसरी बात कही गई है A के ऑक्सीकरण से, अब वापिस A पर आ गए हैं, A के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनता है। जो B बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें ब्रोमीन नहीं है। अणुसूत्र दिया है C8H6O4। O4 का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं? 2, है ना। यहां से हमें तुरंत अंदाजा लग जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं? 2, जो गर्म करने पर अम्ल एनहाइड्राइड देता है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब कल पढ़ा है हमने, 2 कार्बोक्सिलिक समूह आपस में, है ना। तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, चक्रीय संरचना। तो चक्रीय संरचना कहाँ बनेगी? ऑर्थो में बनेगी, मेटा और पैरा में नहीं बन पाएगी क्योंकि दोनों समूह दूर दूर हैं। तो आपके पास अब A और B की जगह संभावना क्या है उत्तर होने की? C और D। अब C और D में से देखें उत्तर क्या हो सकता है? C एरोमेटिक हैलाइड है और D एरोमेटिक तो है, पर ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है? एलिफेटिक श्रृंखला पर, है ना। तो हेलो एरीन नहीं है, एरोमेटिक एलिफेटिक हैलाइड है। ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है? एलिफेटिक श्रृंखला पर। और हमें अगर याद करें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अंतर, तो AgNO3 के साथ अवक्षेप जल्दी से कौन देगा? एलिफेटिक देगा, एलिफेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड का ब्रोमीन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है, तुरंत आयनिक यौगिक बनाएगा, एरोमेटिक जल्दी से नहीं बनाएगा। और यहाँ पर हमारा जो उत्तर है, हम देखें कि किस तरह से उत्तर आएगा हमारे पास। उत्तर इसमें D है। D क्यों है? क्योंकि हम अणुसूत्र के हिसाब से चलें तो इन सभी का अणुसूत्र सेम है। D में CH2Br और यहाँ पर CH3। पहली रिएक्शन क्या बताइए? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब अब हमें बताया नहीं है कौन सा अल्कोहल, तो हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, ROH
और साथ में AgNO3। ईथर बनाने की विधि याद करें हम, ईथर का पार्ट पढ़ा था, अल्कोहल की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। हमारे पास CH2 यहाँ पर बन जाएगा ईथर, और जो यहाँ से Br निकलेगा वो यहाँ पर सिल्वर के साथ मिलके AgBr का अवक्षेप देगा। ये नीचे की तरफ जब एरो बनाते हैं इसका अर्थ होता है नीचे बैठ गया, तो अवक्षेप ठोस बनता है वो नीचे, और जब ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं तो इसका मतलब होता है निकल गया बाहर, गैस है ना। तो किसी भी रिएक्शन में ऊपर की तरफ एरो बनाया तो मतलब गैस बन के निकल रही है, और नीचे की तरफ एरो बनाया तो ठोस बन रहा है जो अविलेय है, अविलेय होने के कारण वो अवक्षेप के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक अगर हैलाइड होता तो वो सिल्वर के साथ यहाँ पर तुरंत रिएक्शन नहीं देता। दूसरी बार क्या कहा गया है, दूसरी चीज क्या कही है, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि कल परसों ही पढ़ी है। एरोमेटिक बेंजोइक अम्ल के लिए क्या कहा था कि यदि हम ऑक्सीकरण करें तो ये जो एल्किल श्रृंखला है इसका ऑक्सीकरण होकर यहाँ पे भी एल्किल श्रृंखला है, यहाँ पर भी एल्किल श्रृंखला है, आगे हैलोजन जुड़ा है, पर एल्किल श्रृंखला का ये कार्बन ऑक्सीकृत हो जाता है और आपके पास दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह बन जाते हैं। और गर्म करने पर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कब बनेगा, अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH COOH। तो ये दोनों समूह इतने पास हैं कि यहाँ से जल निकल जाए। यदि ये मेटा या पैरा स्थिति पर होते तो दोनों कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन इतने नज़दीक नहीं आ पाते कि जल निकल जाए, इसीलिए ये दोनों प्रतिस्थापी कहाँ पर हैं, ऑर्थो में है। तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसमें यदि 5 सदस्यीय या 6 सदस्यीय श्रृंखला बनती है तो वो एनहाइड्राइड बना लेते हैं, और एरोमेटिक यौगिकों में केवल ऑर्थो प्रतिस्थापी जो हैं वहाँ पर एनहाइड्राइड बनता है, मेटा और पैरा में नहीं बन पाता है। तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर जो है, अब यहाँ पर वापस से वही सारी रिएक्शन जो हैं आपने ईथर में पढ़ी, उसके साथ में आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ी, एनहाइड्राइड कैसे बनता है, वो सभी अभिक्रियाओं का मिश्रण होकर आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। आसान है, बहुत आसान है ये वाला प्रश्न, जबकि प्रश्न पढ़ते समय हमें लग रहा है इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन दे दी है, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है, क्या क्या पूछने जा रहे हैं, तो कैसे हमें पता लगेगा। पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, आधी चीज़ें तो वहीं दे रखी हैं। ब्रोमीन दे रखा है आपको, तो पता है कि एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। 4 ऑक्सीजन दिए हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह हैं, 2 समूह हैं तो 2 एल्किल श्रृंखला होनी चाहिए, तभी 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। ठीक है, तो उत्तर में से हमें चॉइस करने के लिए तब वहाँ से आसानी से पता लगेगा। अगला प्रश्न देखें, कौन सी अभिक्रिया द्वारा बना कार्बेनायन अधिक स्थायी होगा। ये सब प्रश्न वो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं पिछले सालों में, पीईटी में आए हैं या AIEEE में आए हैं, और ये इन्हीं पाठों से संबंधित हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं, देखिए, एक तो कार्बेनायन का स्थायित्व। कार्बेनायन का स्थायित्व क्या कहता है, पढ़ा है हमने, कौन सा कार्बेनायन अधिक स्थायी होता है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। तो कार्बेनायन, कार्बोकैटायन तो तृतीयक अधिक स्थायी होता है, कार्बेनायन प्राथमिक अधिक स्थायी होता है ना। वो तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो गया। परंतु उसके अलावा प्रतिस्थापी समूहों की बात करें कि किसी कार्बेनायन में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो कौन सा कार्बेनायन अधिक स्थायी होगा। ऐसा प्रतिस्थापी समूह जो इलेक्ट्रॉन देता हो,
कार्बन आयन में क्या है, कार्बन पर ऋणावेश, ऋणावेश। जो देता हो इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेश को और बढ़ाएगा, तो स्थायित्व को कम करेगा। कोई ऐसा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, तो कार्बन आयन के स्थायित्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का जो अतिरिक्त जो आवेश है उसको बांट लेगा, और मिल बांटने से स्थायित्व बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करते हैं, कार्बन आयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बन आयन के स्थायित्व को कम करते हैं। ये तो एक सिद्धांत हो गया कार्बन आयन का स्थायित्व, जो हमने कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और हमने फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, इनका स्थायित्व पढ़ा होगा। दूसरी चीज इसके साथ क्या जुड़ गई है, रिएक्शन, कि यहाँ पे हमें 4 रिएक्शन दी हैं, उसमें कार्बन आयन बनना चाहिए, तो रिएक्शन भी हमें समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन देखिए, ए रिएक्शन क्या कहती है, क रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई, OH माइनस, मतलब क्षार, है ना, याद करें एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्या होती है, 2 तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी हमने एल्डिहाइड कीटोन में, एक तो कार्बोनिल समूह पर योगात्मक अभिक्रिया, क्या पढ़ा था, CO पर योगात्मक पढ़ी थी, और दूसरी अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं कब होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है। तो यहाँ पर देखें क्षार है OH माइनस और अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्या होगा, H प्लस चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा तो कौन सा कार्बन आयन बनेगा, CH2 CHO और कार्बन पर माइनस, ठीक है। खा में क्या है, खा में भी कार्बन आयन वही बनेगा अल्फा हाइड्रोजन पर, और ग में अलग रिएक्शन है, घा में भी कार्बन आयन बनेगा, कहाँ बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर। ग रिएक्शन जो है, ग रिएक्शन क्या है, ग रिएक्शन है, देखिए हमारे पास ये कहा गया कि 3 रिएक्शन तो ऐसी हैं जिसमें कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, क्या करेगा, OH माइनस के साथ CH2 CHO ये बना लेगा, बनाएगा, इसके आगे एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, पहले यहाँ बनेगा, वहाँ रिएक्शन में क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में बना हुआ कार्बन आयन अधिक स्थायी है, तो हमें सिर्फ कार्बन आयन तक की बात करनी है। अब उसके बाद अगली रिएक्शन है CH3 CH2 CHO, इससे क्या बनेगा, CH3 CH CHO, इस कार्बन पर ऋणावेश, ठीक है। ये क है, ये ख है, ग और घ, घ में भी क्या है, CH3 CH CH3 CHO, और इसकी भी रिएक्शन किससे हो रही है, OH माइनस, तो इस पे भी अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH3 CHO और यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब ग जो रिएक्शन है वो थोड़ी अलग है, क्या रिएक्शन है, CH2 और इसके साथ जुड़े हैं COO C2H5, है ना, तो एस्टर है, COO C2H5, 2 हैं, तो दोनों तरफ लगा देते हैं, हम उसको खोल के लिख लेते हैं अच्छे से, वहाँ तो छोटा करके दिया हुआ है ना, सूक्ष्म सूत्र दे रखा है, लघु सूत्र दे रखा है, तो यहाँ पर इधर भी क्या आ गया, एस्टर इस तरह से आ जाएगा, COO C2H5, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे हुई है, C2H5O माइनस, ये भी क्या है, क्षार है, अल्कोहल पढ़े हैं हमने, सोडियम के साथ अभिक्रिया होकर सोडियम इथॉक्साइड बनता है, और इथॉक्साइड आयन तीव्र क्षार है, क्षार है तो ये क्या करेगा, ये भी H को निकालेगा, कौन से H को निकालेगा,
है ना। यहां से अगर H जाता है तो हमें क्या मिलेगा, CH माइनस CO OC2H5 और इस तरफ भी CO OC2H5। अब हम यहां पर देखें कि इस कार्बन पर एल्डिहाइड 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 है तीनों में, यहां पर कोई एल्किल समूह नहीं है, यहां एक एल्किल समूह है, यहां दो एल्किल समूह है। और एल्किल समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाले अस्थायित्व को बढ़ाते हैं। तो इन तीनों में से तो अगर स्थायी पूछा जाए तो कौन सा होना चाहिए, पहला वाला, है ना, इन तीनों में से। परंतु अब एक और आ गया है, यहां कार्बन आयन, जिस कार्बन के पास ऋण आवेश है उसके पड़ोस में दो एस्टर समूह है, और एस्टर समूह का प्रभाव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, मीजोमेरी माइनस M। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी क्या करेगा, कार्बन आयन को स्थायी बनाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्लाइड दिखाएं। तो हमेशा देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर हमें समझ आ गया है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शंस को सिर्फ हमें कोरिलेट करना आना चाहिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रश्न पढ़ें आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, देखें क्या पूछा है। दो चीज़ें, कार्बन आयन का स्थायित्व, तो उसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा नीचे बनेगा तो कौन सी रिएक्शन है। तीन रिएक्शन एक जैसी हैं, चौथी रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, पर वो भी रिएक्शन में वही है कि हाइड्रोजन जाना है, कार्बन आयन बनना है। नहीं समझ में आ रहा तो भी कार्बन आयन तो बनना ही है। तो इथॉक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा। कौन से हाइड्रोजन को ले जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन को। तो आपका उत्तर हो गया गै। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया में यौगिक B क्या है। अब अभिक्रिया है ना, एकदम से इतने सारे स्ट्रक्चर देखते ही परेशान नहीं हो, सबसे पहले एक एक करके आगे चले। एसीटोन है, एसीटोन की अभिक्रिया कराई गई है OH माइनस से। तो अभी रिएक्शन हमने पढ़ी अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब क्षार से कराई जाती है कार्बन आयन बनता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। वो तो हमने कार्बन आयन पे छोड़ दी थी, पर आगे रिएक्शन क्या होती, एल्डोल संघनन, है ना। तो एसीटोन की रिएक्शन जब OH माइनस से कराएंगे तो क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, और उसके साथ नीचे त्रिभुज बना है, उसका मतलब है गर्म किया। तो हम याद करें, हमने जब एल्डोल संघनन पढ़ा था तो हमने कहा था कि पहले दो अणु मिलकर एल्डोल बनाते हैं, और यदि गर्म कर दें तो उसमें से जल का अणु निकल जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। एल्डोल संघनन हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो A जो बना वो एल्डोल संघनन से प्राप्त हुआ उत्पाद, और आगे उसकी रिएक्शन क्या की गई है, HCl से B बन रहा है, और पूछा है B क्या होगा। B के लिए हमें उत्तर जो चार दिए गए हैं वहां पर देखने की कोशिश करें कि कैसे कैसे उत्तर हैं। क्लोरीन है, HCl है ना। तो अब HCl है तो क्या होगा, या तो HCl का योग होगा, उत्पाद में क्लोरीन है ना, तो या तो HCl का योग हुआ होगा, योग होगा तो कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे, या कहाँ क्या हो, प्रतिस्थापन हो, क्लोरीन आए तो क्लोरीन किसकी जगह आएगी भैया, तो OH की जगह आए, प्रतिस्थापन हो। पर उसके लिए हमें उस तरीके का अभिकर्मक है या नहीं है ना। तो अब इस अभिक्रिया में देखें हम वापस से कि किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हम कैसे देखेंगे। देखिए एसीटोन से शुरू किया, CH3 CO CH3, अभिक्रिया कराई किसके साथ, एल्डोल संघनन, है ना। एल्डोल संघनन जब करते हैं तो क्या होता है, CH3 CO CH2, यहाँ पे माइनस, पहले ये कार्बन आयन बन गया जो हमने अभी पिछली अभिक्रिया में बनाया था, और ये कार्बन आयन अब एक और अणु, एसीटोन के दो अणु का संघनन होना है, जो दूसरा अणु है उसके कार्बन पर
आक्रमण करेगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, डेल्टा धनावेश, यहाँ डेल्टा ऋणावेश, और संघनन होके जो हमें उत्पाद मिलता है, हमने ये कहा था कि कैसे लिखते हैं, कि यहाँ से लिखना शुरू करते हैं CH3CO। अगर हम वो बाकी रिएक्शन नहीं भी देखें तो हमें एल्डोल संघनन का मतलब दो अणु भाग लेंगे, CH, एक हाइड्रोजन अल्फा हटा दें, CH2। एल्डोल कैसे लिखना है, कि जो हमारा कीटोन है उसको कैसे लिखना शुरू करें। अगर इसकी जगह हमारे पास होता CH3CHO तो कैसे लिखना शुरू करते, यहाँ हाइड्रोजन आता, यहाँ क्या आता, हाइड्रोजन, COCH2, क्योंकि अल्फा वाला जो हमारा है हाइड्रोजन जाएगा वो यहाँ पर बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको किससे जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन से। तो कार्बोनिल कार्बन पर क्या था, दो मेथिल समूह थे और एक ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, जो यहाँ से गया था। ये तो बन गया एल्डोल। क्या बन गया, OH माइनस से जब अभिक्रिया हुई तो एल्डोल बन गया। अब इसको कर दिया है गरम, खाली इतनी रिएक्शन नहीं हुई है, रिएक्शन में क्या लिखा था, गरम। गरम करने का मतलब -H2O, तो यहाँ से तो OH चला गया और इसके पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया, तो उत्पाद हमारे पास बन गया CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 ये तो बन गया A। क्या बन गया, A। और इसके रिएक्शन अब आगे दिखाई है HCl से। तो क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है, एल्कीन पर HCl का योग होता है और योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। तो एल्डिहाइड के साथ एल्कीन का पार्ट जुड़ गया, है ना। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां पहले से अधिक हाइड्रोजन हो, तो HCl में से हाइड्रोजन कार्बन पर इस पर आएगा और क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो उत्पाद जो हमारा बनेगा CH3CO CH2 हो गया, CH3Cl। अब हम देखें हमारी स्लाइड पर ABCD में से ये कौन सा उत्पाद है, स्लाइड दिखाएं वहां स्लाइड दिखाएं। है ना, चार संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं उसमें से C संरचना जो है वो आपकी उत्तर है, B उत्तर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर A और B हैं वो तो एल्डोल से संरचना वैसे ही नहीं मिल रही, क्योंकि एल्डोल में क्या है, 6 कार्बन एक श्रृंखला में नहीं है। एसीटोन में कितने कार्बन हैं, 3, 2 अणु जुड़े तो 6 कार्बन, परंतु 6 कार्बन एक श्रृंखला में नहीं है। एल्डोल की संरचना यदि हम देखें तो एल्डोल में क्या है, 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में नहीं है, तो A और B तो होगा ही नहीं। C और D, C मार्कोनिकॉफ योग उत्पाद है और D एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि जब योग होगा HCl का तो वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा और उत्तर हमारा होगा C। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न थोड़ा सा बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि कहाँ से आया है। अब इसमें 2 पार्ट आपस में मिक्स हो गए हैं, वो हमें याद आ जाने चाहिए, उसके बाद तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। और कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो बीच में। अगर अभी भी कहीं कुछ समझ आने में परेशानी हो रही है, बिल्कुल साधारण अभिक्रियाएं हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आ रही हैं यहाँ पर। और बार बार मैं बता रही हूँ कि ये प्रश्न वो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं।
तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। निम्न अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है? अच्छा, यहां पर यौगिक बी नहीं, यौगिक सी क्या है होगा। सी तक गए हैं ना हम? प्रश्न को सही कर लें थोड़ा सा। निम्न अभिक्रिया में यौगिक सी क्या है? निम्न अभिक्रिया में यौगिक सी क्या है? अब देखें क्या है। देखिए, एस्टर है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अब चयन होगा। ए बनेगा, क्या बनेगा? एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिल हैलाइड, इन सब के अपचयन से क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की विधि याद करें हम। अल्कोहल का जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है, और उसी के साथ पढ़ा था कि उसकी जगह हम एस्टर, एनहाइड्राइड या एसिल हैलाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ए जो है वो अल्कोहल है, उसके ऊपर अब लिखा है ए से जो बी बन रहा है PCC, है ना। अब ये क्या है? अल्कोहल आ गया। अल्कोहल से आगे रिएक्शन हो रही है PCC। अब याद करने की कोशिश करें, अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब हमने पढ़ा था तो ऑक्सीकारक पढ़े थे कई तरह के, उसमें एक ऑक्सीकारक ये भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट, इसको बताया भी था, मार्क भी किया था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। क्या होता है? ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से PCC क्या है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या होगा? ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की रिएक्शन अब किससे करा दी? ब्रोमीन और NaOH से। याद करें, एल्डिहाइड कीटोन में ब्रोमीन और NaOH की रिएक्शन कौन सी थी? याद आई थोड़ी सी? हेलोजन आ गया है इसमें, हेलो फार्म अभिक्रिया। अब है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे आपके दिमाग में आया। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं और ब्रोमीन और NaOH से रिएक्शन हो रही है, तो इससे मिलती जुलती रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए कि हेलोजन और NaOH या KOH हेलो फॉर्म रिएक्शन थी क्या? वो तो नहीं है, हमें नहीं पता है या नहीं, पर दिमाग में तो आना चाहिए ना। तो अब हम देखें हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड दिखाते हैं या कीटोन दिखाते हैं? जिसमें CH3CO समूह हो, केवल वही दिखाते हैं जिसमें CH3CO समूह हो, या एक तरह के यौगिक और दिखाते हैं जिसमें CH3CHOH समूह, ये भी दिखाते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, है ना। तो इसको भी याद रखना है। अब आपके पास देखें कि अगर हम शुरुआत करें, ए क्या है? CH3COO, इधर क्या है? C2H5, ET है ना, है ना। अब जब इसका अपचयन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनेगा? यहां पर अपचयन हो जाएगा CH3CH2OH, और इसका भी क्या बन जाएगा? C2H5OH। तो दोनों ही क्या हैं? एथेनॉल है, दोनों ही एक ही चीज है, दो अणु बन गए एथेनॉल के। और जब इसका हमने करा दिया ऑक्सीकरण, किससे? PCC, है ना, पिरिडीनियम, पिरिडीन होता है, उसके साथ में HCl से रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर, पिरिडीनियम क्लोराइड, और फिर इसकी क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो पिरिडीनियम क्लोरोक्लोरेट, ऑक्सीकारक है PCC। दोनों ही एक ही चीज है, क्या बनेगा? एल्डिहाइड, CH3CHO,
अब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कौन सा समूह है, CH3CO। तो रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्या बन गया प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद क्या बनता है हेलोफॉर्म में, ब्रोमीन है, CHBr3 ब्रोमोफॉर। तो उत्तर हो गया हमारा C। स्लाइड पे जाएं वापस, उत्तर क्या हो गया, C। तो ये जितने आप प्रश्न हल करेंगे बार बार, जितनी बार आप किताब में से पढ़ेंगे, उतनी बार आपको एक दूसरे को दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के याद करने की कोशिश करें। ब्रोमीन और KOH आया, या तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड में भी वही आया था या हेलोफॉर्म में आया था, तो वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कहीं उससे मिलता जुलता वो तो नहीं है। एक प्रश्न और कर लेते हैं जल्दी से। निम्न अभिक्रिया में यौगिक A, अब यौगिक A के बाद 4 ऑप्शन जो दिए हैं, क्या दिए हैं, अभिक्रिया दी है, क्लोरोफॉर्म, KOH और फिनॉल। C6H5OH क्या है, फिनॉल। और नीचे कहा है यौगिक A सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट देता है, टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है, FeCl3 के साथ रंग नहीं देता है। मतलब यौगिक A क्या करता है, यौगिक A सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट देता है क्या, अगर देता है तो A हो जाएगा उत्तर। यदि टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है तो B हो जाएगा। यदि FeCl3 के साथ रंग नहीं देता है तो उत्तर C होगा। उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों चीजें अगर होती हो A के साथ तो उत्तर D होगा। अब हमें देखना है कि रिएक्शन क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट कौन देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। FeCl3 के साथ रंग कौन देता है, फिनॉल। टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण कौन देता है, एल्डिहाइड। 3 रिएक्शन है ना। तो अब हमारे A में कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिनॉल है या एल्डिहाइड है। फिनॉल तो हमारे अभिकारक में ही है, फिनॉल तो हमारे अभिकारक में ही है। अब रिएक्शन किससे दी है फिनॉल की, KOH और CHCl3। याद करें कौन सी रिएक्शन है, फिनॉल के पार्ट में पड़ी है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, रीमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या होता है राइमर टीम, है क्या बनता है, सैलिसल्डीहाइड। सैलिसल्डीहाइड ये अभिक्रिया होती है। अब हमें बस अभिक्रिया याद आनी चाहिए। फिनॉल की अभिक्रिया जब KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ की जाती है तो OH तो ऐसा का ऐसा रहता है, इसके पड़ोसी कार्बन पर एल्डिहाइड समूह आ जाता है और इस यौगिक को कहते हैं सैलिसल्डीहाइड। क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो सैलिसिलिक अम्ल होता, उसका एल्डिहाइड है सैलिसल्डीहाइड। अब इसमें क्या है, फिनॉल भी है, एल्डिहाइड भी है। तो उत्तर पे देखें हम, स्लाइड दिखाएं। A सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट देता है, देगा हमारा उत्पाद, नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है, एल्डिहाइड है, बनाएगा। तो B तो सही है। FeCl3 के साथ रंग नहीं देता है, फिनॉल है, रंग देगा। और यहाँ लिखा है नहीं देता है, तो C भी गलत हो गया इसके लिए। जब A और C नहीं है तो D अपने आप गलत हो गया। उत्तर हो गया B। उत्तर हो गया B। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हमने हल करने का प्रयास किया। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देता है। अगर यहाँ पर CHCl3 की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हो तो भी यही का यही प्रश्न रहेगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म KOH के साथ मिलकर डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं। इसमें जो अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। दोनों के साथ रिएक्शन सेम है।
अब आप जो है प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो उनको इकट्ठा कर लें। अगली 2 कक्षाएं मैं इस सप्ताह में और लेने वाली हूं, जिसमें जो आपका प्रायोगिक रसायन कार्बनिक से संबंधित प्रश्न या जो हमारे तत्व हैं क्रियात्मक समूह के अलावा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनकी प्रतिशत मात्रा पर आधारित जो हमारे विभिन्न तत्व हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, उनकी प्रतिशत मात्रा पर आधारित, उनके अणु सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स, एम्पिरिकल फार्मूला या उसके दूसरे फार्मूला के अनुसार हमारे प्रश्न जो आते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में, है ना, उनको हम करेंगे।